सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आधुनिक इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन यानी पूरा मॉडर्न हिस्ट्री में कवर करूंगा। इसमें जो भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, स्टैटिक जीके टाइप के क्वेश्चन यूपी पीसीएस आरओ और यूपीएससी में पूछे जाते हैं, वो मैं पूरा कंप्लीट कवर करूंगा। और ज़्यादातर आपके इसी तरह के क्वेश्चन वन लाइनर गलत होते हैं, क्योंकि जो भी यूपीएससी पीसीएस आरओ वाला बंदा होगा वो डेफिनेटली कॉन्सेप्ट पढ़ के बैठा है, लेकिन उसका फैक्ट बहुत गलत होता है। तो मैं आज उसी को कवर करूंगा। इस वीडियो को आप 1.5x पे लगा के देखिए, जिससे आपका टाइम भी बचेगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए कि ताकि मैं और भी अच्छे कंटेंट के साथ आपके सामने आता रहूं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का आगमन है ना 1498 में हम देखते हैं। 1498 में सबसे पहले पोर्टुगीज आते हैं, जिसमें सबसे पहला आपका आता है वास्को डिगामा। ठीक है, वास्को डिगामा आता है। फिर उसके बाद डच आते हैं, ब्रिटिश आते हैं, डेनिश आते हैं, फ्रांसीसी आते हैं, स्वीडिश आते हैं। इनका क्रम लगाने के लिए आ जाता है, तो कैसे याद रखेंगे? पी डी ई और उसके बाद में पी डी ई एफ, ऐसे याद रखेंगे। तो सबसे पहले पोर्टुगीज आए, फिर डच आए, फिर इंग्लिश आए यानी ब्रिटिश, फिर फ्रेंच आए। क्लियर? चलो, यहां पर आप इनका टाइम पीरियड भी याद रख सकते हैं। तो यहां पर आप देखें तो पोर्टुगीज कंपनी 1498 ईस्वी में भारत में आई तथा सबसे अंत 1961 में गई। आज भी आप गोवा वगैरह रीजन में जाएंगे तो वहां पे पोर्टुगीज बस्तियां आपको मिल जाएंगी। तो कुछ कंपनी, विदेशी कंपनियों की स्थापना देख लेते हैं और उनके नाम देख लेते हैं। ठीक है, तो पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको एस्तादो दी इंडिया कहा गया, पुर्तगाल की है। 1498 में भारत में सबसे पहली फैक्ट्री जो इसने ओपन करी वो 1503 में कोचीन में इस्टेब्लिश करी। ठीक है, फिर दूसरी आती है आपकी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि इंग्लैंड है ना, ब्रिटेन में बनी। इसका पूरा नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। ये सबसे पहले 1600 में इसकी स्थापना हुई इंग्लैंड में, और भारत में सूरत में सबसे पहली अस्थायी फैक्ट्री 1613 में इस्टेब्लिश हुई थी। फिर इसके बाद में आपकी आती है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको वेरनिगदे ऑस्ट इंडिशे कंपनी कहा गया। इंग्लैंड में है ना, जो कि नीदरलैंड की निवासी, सॉरी इंग्लैंड नहीं, हॉलैंड है ना, जो कि नीदरलैंड की निवासी होते हैं। 1602 में बनी सबसे पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम में इस्टेब्लिश हुई 1620 में। फिर उसके बाद में आपकी आती डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनमार्क में 1616 में जो है बनी ये, और ये आपकी आई 1620 में त्रावणकोर में इस्टेब्लिश हुई। ठीक है, फ्रांसीसी जो है आपकी ये फ्रांस में बनी, इसका नाम था कंपनी द इंडेस ओरिएंटलिस। ठीक है, 1664 में बनी है और 1668 में ये आई। क्लियर? स्वीडिश इंडिया कंपनी की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भी जानी गई। स्वीडन में बनी, 1731 में ये स्थापित हुई, और चीन में इसने अपना सबसे पहला सेंटर बनाया। क्लियर? अब यहाँ पर देखें तो अब सबसे पहले पोर्टुगीज आते हैं। सबसे पहला पुर्तगाली एवं प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डिगामा आता है 1498 में। यहाँ पर अब्दुल मजीद नामक एक गुजराती जो है इसको हेल्प करता है। कालीकट केरल नामक बंदरगाह पर वो पहुंचता है। 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा भारत में आता है प्रथम वायसराय बनकर, और उसके बाद 1510 में अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अब फ्रांसीसी के बारे में अगर हम देखें तो 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना होती। काल्बर्ट प्रयासों के जो उस समय काल्बर्ट के प्रयासों से फ्रांस के सम्राट लुई 14वां के शासनकाल में हुई। लुई 14 थे। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के कंपनी द इंडेस ओरिएंटलिस के नाम से इसको जाना गया। फ्रांसीसी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर फ्रैंको मार्टिन था। 1673 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी के गवर्नर फ्रैंक मार्टिन ने वेलकोंडपुरम के सूबेदार शेर खां लोदी से पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया। सबसे पहले पुदुचेरी लिया था शेर खां लोदी से, जिसको कालांतर में पौंडीचेरी कहा गया। वांडीवास का युद्ध हुआ 1760 में। अंग्रेजी सेनापति जनरल आयरकूट ने फ्रांसीसियों को पराजित किया। आयरकूट ने क्या किया? फ्रांसीसियों को पराजित किया। वांडीवास का युद्ध काफी इंपॉर्टेंट है 1760 में। फिर इसके बाद कर्नाटक युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया। अब हम अंग्रेजों को देखते हैं। 1599 में स्थल मार्ग से भारत आने वाला पहला अंग्रेज जॉन मिल्डल हॉल था।
1599 में। उसके बाद कैप्टन हॉकिंस आता है। 31 दिसंबर 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज के को पूर्व से व्यापार हित 15 वर्षों का एक चार्टर मिलता है। 1609 ईस्वी में जेम्स प्रथम ने इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। पहले 15 वर्षों के लिए मिलता है, फिर अनिश्चित काल के लिए इसको बढ़ा दिया गया। 1608 में ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस सम्राट अकबर के नाम का पत्र लेकर जहांगीर के दरबार में आता। हुआ यूँ था कि जब जेम्स प्रथम है ना थे, जेम्स प्रथम ने 1608 में कैप्टन हॉकिंस को भेजा, क्लियर। और उस समय अकबर जब वहाँ से वो चला था तो अकबर जो है गद्दी पर बैठे, लेकिन उसके आते आते यहाँ तक पहुँचते पहुँचते अकबर जा चुके थे, डेथ हो चुकी थी, और जहांगीर उस समय जो थे। तो क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि कैप्टन हॉकिंस जब 1608 में आया तो उस समय कौन गद्दी पर बैठा? तो मुगल बादशाह जहांगीर बैठे थे। 1615 में टॉमस रो ब्रिटेन के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में पहुंचा। फिर 1661 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हुआ और फलस्वरूप चार्ल्स को बम्बई पूरा जो है गिफ्ट कर दिया। जाओ। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1668 में 10 पाउंड प्रतिवर्ष किराया चार्ल्स द्वितीय से बम्बई को प्राप्त किया। ये था भैया कुछ इसके बारे में। अब हम कुछ युद्ध के बारे में जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध। तो सबसे पहला प्लासी का युद्ध है जिसने अंग्रेजों को यहाँ पर पॉलिटिकल इंटरफेयर करने की इजाज़त दी। तो बैटल ऑफ प्लासी 23 जून 1757 किसके बीच में हुआ था? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के जो है अंग्रेज का सेनापति रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुआ था। अंग्रेज इसमें विजयी हुए थे। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव यहीं से रखी गई थी। फिर इसके बाद में दूसरा युद्ध आपका होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा जाता है। किसके मध्य में होता है? ये बंगाल के नवाब मीर कासिम लड़ते हैं, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, और अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो लड़ता है। अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो लड़ता है। इधर 3 लोग मिलकर लड़ते हैं और नहीं हरा पाते मुनरो को। अंग्रेज विजयी हो जाते हैं क्योंकि मीर कासिम यहाँ पर गद्दारी कर जाता है। विशेष अब देखें तो अंग्रेजों की भारत में वास्तविक सत्ता 1764 के बक्सर युद्ध से स्थापित होती है। अब चलें हम लोग देखते हैं, फिर उसके बाद में क्रोनोलॉजिकल एक डेट हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो बहुत आपको बने रहना है हमारे वीडियो के साथ में। आप इसको 1.5x पे लगा के देख सकते हैं। इलाहाबाद की प्रथम संधि शाह आलम द्वितीय से हुई जो है ना। इलाहाबाद की प्रथम संधि शाह आलम द्वितीय रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा 12 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की जो द्वितीय संधि है आपकी वो शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच 16 अगस्त 1765 में हुई। अब कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग युद्ध देख लेते हैं, जैसा कि कार्नेटिक वॉर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्नेटिक वॉर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो कार्नेटिक वॉर है वो 1746 से 48 के बीच में लड़ा गया। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध। कारण ये था कि ऑस्ट्रिया अपने उत्तराधिकार का युद्ध लड़ रहा था। इसी में एक्स ला सैपेल की संधि हुई 1748 में, ठीक है। परिणाम क्या हुआ? कोई निर्णय इसमें नहीं निकला। फिर द्वितीय कर्नाटक का वॉर होता है, कब होता है? 1749 से लेकर 54 के बीच में, किस कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध, ठीक है। फिर उसके बाद में पांडिचेरी की संधि होती है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले में एक्सला सैपेल की, दूसरे में पांडिचेरी 1755 ईस्वी में। अंग्रेज यहाँ पर मजबूत स्थिति में रहते हैं। तृतीय कार्नेटिक वॉर 1758 से लेकर 63 के बीच में लड़ा गया। इसको सप्तवर्षीय युद्ध औपनिवेशिक कारण को इस्टेब्लिश करने का एक बहुत बड़ा मतलब, अब जो है अंग्रेज अभी तक ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि फ्रांस राज करेंगे या अंग्रेज राज करेंगे, लेकिन अब इस तृतीय कार्नेटिक वॉर से ये डिसाइड हो गया कि अब भारत के ऊपर अंग्रेज राज करने वाले हैं। पेरिस की संधि 1763 में हुई और फ्रांस जो है क्या हुआ? हार गया। फिर इसके बाद में आपका आता है आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में बात करेंगे। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध जो है कब हुआ? 1767 से लेकर 69 के बीच में। हैदर अली शासक थे, मैसूर के शासक, और बंगाल का गवर्नर लॉर्ड वेरेलेस्ट, ठीक। यहाँ पर क्या हुआ? मद्रास की संधि हुई 1769 में। फिर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध आपका होता है, हैदर अली शासक होता है, वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर होता है, ठीक है। और मैंगलोर की संधि होती है, कब होती है? 1784 में। हैदर अली की मृत्यु इसी में हो जाती है। फिर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 के मध्य चलता है। टीपू सुल्तान शासक होता है, लॉर्ड कार्नवालिस बंगाल का गवर्नर होता है, और यहाँ पर श्रीरंगपट्टनम की एक
संधि होती है 1792 में, और ये संधि टीपू सुल्तान के लिए बहुत भारी पड़ती है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है ये टीपू सुल्तान और बंगाल गवर्नर लॉर्ड बेलजली, ठीक है, मैसूर की गद्दी पर आड़ियार वंश का एक बालक कृष्णराज बैठा और टीपू सुल्तान की डेथ हो गई। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। फिर इसके बाद में प्रथम आंग्ल मराठा, अब आंग्ल मराठा युद्ध को हम लोग देखेंगे। जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध है वो 1775 से 1782 के बीच में हुआ। इसी में सालाबाई की संधि, सालाबाई की संधि याद रखना 1782 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1782 में सालबाई की संधि हुई। हुआ क्या परिणाम कि अंग्रेजों को सालसेट तथा एलिफेंटा द्वीप प्राप्त हुआ। माधवराव नारायण पेशवा बना, माधवराव नारायण पेशवा बना और राघोबा को पेंशन दी गई। राघोबा को क्या दी गई? पेंशन दी गई। फिर द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1803 से 1806 के बीच में। इसमें 3 संधियां हुई। पहली होती है देवगांव की संधि, ये होती है 17 दिसंबर 1803 को अंग्रेजों भोसले के बीच में। भोसले भी मराठे के पार्ट हैं, ठीक है, भोसले, गायकवाड़, सिंधिया ये सब मराठे के पार्ट हैं। दूसरी होती सुरजी अर्जन गांव, 30 दिसंबर को होती है ये 1803 में, अंग्रेजों एवं सिंधिया के मध्य, सुरजी अर्जन गांव की संधि। तीसरी आपकी होती राजपुर घाट की संधि, ये 25 दिसंबर 1805 में लॉर्ड वेल्जली के जाने के बाद जॉर्ज बार्लो से होल्कर से संधि हो गई। होल्कर की जो है संधि होती है जॉर्ज बार्लो से और होल्करों के बीच में। फिर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 के बीच में। यहाँ पर होती पूना की संधि, ग्वालियर की संधि और मंदसौर की संधि, ठीक है। इसमें क्या होता है, समस्त मराठा क्षेत्र ब्रिटिश सत्ता के अधीन हो गया, पेशवा पद समाप्त कर दिया गया, बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर बिठूर भेज दिया गया। यानी ये तृतीय आंग्ल मराठा जो वॉर था इसमें मराठे बहुत बुरी तरह पराजित हुए और साथ साथ में अब पेशवा का पद इसी में समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है आपका आंग्ल सिख युद्ध। आंग्ल सिख युद्ध के बारे में देखें तो प्रथम आंग्ल जो सिख युद्ध था वो आपका 1845 से 46 के बीच में हुआ। यहाँ पर जो सिख शासक थे वो दिलीप सिंह थे, है ना, वजीर इसमें लाल सिंह, सेनापति तेजा सिंह, किसके? लॉर्ड हार्डिंग से। लाहौर की संधि हुई, इसमें अंग्रेजों ने दिलीप सिंह को महाराजा की पदवी दी, ठीक है। ये जब कोई निर्णय नहीं होता था तो ये एक पदवी देकर खुश करने की कोशिश करते थे अंग्रेज। द्वितीय आंग्ल मराठा सिख युद्ध दिलीप सिंह लॉर्ड डलहौजी के बीच में। अमृतसर की संधि होती है, दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा लेकर ब्रिटिश ताज के पास इसको भेजा गया। दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा लेकर ब्रिटिश के पास में भेज दिया गया। अब थोड़ा लॉर्ड बेलजली के बारे में, जो इनकी सहायक संधियों के बारे में थोड़ा सा देखें तो लॉर्ड बेलजली की शुरुआत 1798 में, ठीक है, सहायक संधि की शुरुआत हुई। लॉर्ड बेलजली था सहायक संधि की शुरुआत के समय। हैदराबाद में 1798, 1800 ईस्वी में 1798 और 1800, मैसूर 1799 में इन्हीं के साथ सहायक संधि हो रही थी। तंजौर 1799, अवध 1801, पेशवा 1802, भोसले 1803, सिंधिया 1804, ठीक है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 में बसीन की संधि हुई। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से लेकर 1805 के बीच में, और ये इसी समय कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। अब थोड़ा सा लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में पढ़े, इनका इंपॉर्टेंट क्या काम था। तृतीय आंग्ल मराठा के युद्ध के समय थे ये, है ना, अहस्तक्षेप की नीति इन्होंने अपनाई। 1818 में पेशवा पद की समाप्ति हो गई इन्हीं के टाइम। आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ इन्हीं के टाइम। बम्बई और मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था को टॉमस मुनरो द्वारा लागू किया गया 1820 में। अवध एवं उत्तर पश्चिमी राज्य प्रांतों में महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया। अब थोड़ा सा लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बारे में जान लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे, बंगाल के अंतिम गवर्नर तथा भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, भारत के पहले गवर्नर जनरल। 1829 में इन्होंने जो है नियम 17 के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया। 1833 ईस्वी में चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। इस प्रकार 1833 ईस्वी में भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बना। भारत का पहला जब गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 में बनाया गया। बेंटिक ने कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया। ठगी प्रथा जो कि बहुत ज़्यादा हो रही थी, 1830 में इसको समाप्त कर दिया गया। अब लॉर्ड एलेनबरो के बारे में देखें तो लॉर्ड एलेनबरो जो थे वो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ इन्हीं के टाइम। सिंध को 1843 ईस्वी में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। 1843 ईस्वी में दास प्रथा का उन्मूलन
1843 के एक्ट 5 द्वारा हुआ। ठीक है, फिर लॉर्ड डलहौजी को इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं भाई साहब। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ लॉर्ड डलहौजी के टाइम में। मार्च 1849 को पंजाब को अंग्रेजी राज्य में विलय करा लिया गया। कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया के पास भेज दिया गया लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, रेलवे का विकास भी इन्हीं के समय बहुत ज़्यादा हुआ। फिर इन्होंने व्यपगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसको कहा गया, इन्होंने सबसे पहले सतारा को हड़पा 1838 में। कैसे, कुछ जो है इन्होंने कहा था कि अगर किसी का दत्तक पुत्र होता है, मान लीजिए कि किसी का गोद लिया हुआ पुत्र होता है, तो उस राज्य को फिर हम अपने में हड़प के चलाएंगे। फिर बाद में इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है कुशासन का आरोप भी लगा के जो है वो कर लिया। फिर सतारा के बाद जैतपुर, संभलपुर, ठीक है 1849 में, फिर बघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में और अवध को 1856 में कुशासन का आरोप लगा के इन्होंने अपने में हड़प लिया। भारत में रेलवे के जनक माने जाते हैं लॉर्ड डलहौजी। 1853 ईस्वी में प्रथम रेलवे लाइन बम्बई से थाड़े के बीच में 34 किलोमीटर बिछवाई। रेल का परिचालन 1854 में कलकत्ता एवं रानीगंज के मध्य दूसरी रेल हुई। भारत में पहली बार PWD है ना, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना हुई। तो लॉर्ड कैनिंग के बारे में अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं लॉर्ड कैनिंग के बारे में। तो लॉर्ड जो कैनिंग है ये 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में वायसराय था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, ध्यान रखने वाली बात है। 1857 ईस्वी में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में 3 नए विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। कंपनी के शासन का इसी में अंत हुआ। ठीक है, क्योंकि 1857 का महान संग्राम हुआ और उस समय भारत बहुत ज़्यादा जो है अंग्रेजों को कह सकते हो कि सप्रेस कर दिया भारतीयों ने, और अंग्रेजों की बहुत ज़्यादा नुकसान हुई, इकोनॉमिक आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा जो है उनका नुकसान हुआ। तो जो वहाँ पे बैठी जो कह सकते हो कि वहाँ का क्राउन था, उन्होंने कहा कि भाई साहब ये तो हमारे नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है, हमारा बेनिफिट नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि अब कंपनी का रूल ख़त्म हो जाएगा। यानी 1757 से लेकर 1857 तक कंपनी रूल आप देखोगे, 1858 से आप देखोगे क्राउन का शासन। ठीक है, मुगल सम्राट के पद को भी समाप्त कर दिया गया। फिर उसके बाद लॉर्ड मेयो को हम लोग देखें। लॉर्ड मेयो 1869 से लेके 1872 में है। इन्होंने क्या किया, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बनाया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर उसके बाद 1865 ईस्वी में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना करवाई इन्होंने लॉर्ड मेयो के टाइम में। भारत में पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के ही टाइम पीरियड में हुई थी 1872 में, ये ध्यान रखने वाली बात है। फिर लॉर्ड लिटन को पढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है लॉर्ड लिटन। 1876 से लेकर 1880 तक थे। 1878 में रिचर्ड स्टैची की अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग की नियुक्ति करी गई। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 पारित किया गया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इस एक्ट को आकाश से होने वाला वज्रपात कहा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मतलब प्रेस के ऊपर एक तरह से बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया गया। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध इन्हीं के समय होता है और वैधानिक जनपद सेवा का गठन 1878 में इन्होंने किया। सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा इन्होंने 21 से घटाकर 19 वर्ष में, खतरनाक था लॉर्ड लिटन। इसने कहा कि अब 21 नहीं 19 कर दी गई। चलो फिर इसके बाद में देखते हैं लॉर्ड रिपन। ये अच्छा था, काफ़ी अच्छा था ये लॉर्ड रिपन जो था वायसराय। नियमित जनगणना 1881 में शुरू हुई। स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव, जो आज हम लोग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करते हैं, 1882 ईस्वी में, इसलिए रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। विलियम हंटर की अध्यक्षता 1882 ईस्वी में शिक्षा आयोग का गठन, जो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। अब आपको बताना है जो पंचायती राज व्यवस्था है उसी स्वशासन का एक तरह से रूप है। पंचायती 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ। 73rd में ग्राम पंचायत और इसके बाद में 74th में म्यूनसिपैलिटीज़ यानी नगर पंचायत के बारे में बात करी गई। शेड्यूल 11 में ग्राम पंचायतों का जिक्र है। शेड्यूल 12 में यानी अनुसूची 12 में जो है आपका नगर पंचायत का जिक्र है। ठीक है, चलो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1882 में समाप्त इसने कर दिया। 2 फरवरी 1883 ईस्वी में यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमों की सुनवाई के लिए प्रस्तावित इल्बर्ट बिल विवाद हुआ। यह श्वेत विद्रोह के नाम से जाना गया, क्योंकि इल्बर्ट बिल में अब ये कहा गया था कि भारतीय भी न्यायाधीश रहेंगे। इसको अंग्रेजों ने कहा ये गलत है, इसमें सिर्फ अंग्रेज रहेंगे।
अब हम बात करते हैं लॉर्ड डफरिन की। लॉर्ड डफरिन जो कि 1884 से लेकर 86 ईस्वी में, लॉर्ड डफरिन के समय A.O. ह्यूम के द्वारा 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। 1887 ईस्वी में डफरिन के कार्यकाल में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय बना आपका। अब हम बात करते हैं लॉर्ड कर्जन। खतरनाक था ये, सबसे बदनाम वायसराय के रूप में जाना गया। 1900 ईस्वी में अकाल आयोग बना, सर एंटोनी मैकडोनाल्ड के अध्यक्ष थे इसके। 1901 में सिंचाई आयोग बनाया गया, सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ। 1901 में रेलवे आयोग बनाया गया। विकास इसने बहुत किया, लेकिन इसने बंगाल विभाजन करा और हिंदू मुस्लिम बहुत बड़े लेवल पे। टॉमस रॉबर्टसन इसके अध्यक्ष थे। 1902 में पुलिस आयोग बनाया गया, एंड्रयू फ्रेजर इसके अध्यक्ष थे। 1902 में विश्वविद्यालय आयोग बनाया गया, सर थॉमस रैले इसके अध्यक्ष थे। अकाल आयोग 1900 में, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका सिंचाई आयोग आपका जो है आपको बताना 1901 में। 1901 में ही रेलवे आयोग, 1902 में पुलिस आयोग, 1902 में फिर विश्वविद्यालय आयोग। क्लियर? आई होप आप सभी को ये सेशन अच्छा लग रहा होगा, तो काफ़ी आप लोग शेयर करते रहिए। 19 जुलाई 1905 को कर्जन ने शिमला में बंगाल विभाजन की घोषणा की तथा सितंबर 1905 में ब्रिटिश सम्राट ने इसकी स्वीकृति दे दी। अब हम लोग बात करेंगे लॉर्ड मिंटो द्वितीय। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के बारे में बात करेंगे। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन, मार्लेमेंटो सुधार के तहत पहली बार मुसलमानों ने पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की। दूसरा करते हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की गई तथा राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई 1911 में। पहले कलकत्ता में राजधानी थी, 1911 में दिल्ली हमारी राजधानी पहली बार बनी। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। 1912 में 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया। इस कांड में भाई बाल मुकुंद को फांसी से सजा दी गई। फिर उसके बाद में आपके आते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड इनका एक ही इंपॉर्टेंट है कि 20 अगस्त 1917 को सुधारों की घोषणा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा के नाम से जानी गई। लॉर्ड रीडिंग के बारे में बात करें तो एकमात्र यहूदी वायसराय था, ये यहूदी था। लॉर्ड रीडिंग यहूदी वायसराय था। 1922 ईस्वी में प्रथम ICS की परीक्षा लंदन एवं इलाहाबाद में आयोजित हुई। 1 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग हमारा बना। 1926 1 अक्टूबर, ठीक है। लॉर्ड इरविन के बारे में बात करें तो देशी रियासतों के संबंध में 1927 ईस्वी को हार्टुंग बटलर समिति की नियुक्ति हुई, ठीक है। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा और साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए जाने लगे। साइमन कमीशन की रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ, गांधी इरविन समझौता हुआ। फिर उसके बाद में बात करते हैं लॉर्ड लिनलिथगो। 1936 से लेकर 1944 में इनका शासनकाल रहा। पहला प्रांतीय आम चुनाव हुआ 1936 से 37 के बीच में, जिनमें 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाई, 6 प्रांतों में पूर्ण बहुमत की तथा 2 प्रांतों में गठबंधन की सरकार बनी। 1942 में इन्हीं के टाइम में आपका क्रिप्स मिशन भारत आया। गांधी जी ने इस निर्णय को पोस्ट डेटेड चेक कहा। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि गांधी जी ने किस मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा, तो क्रिप्स मिशन को। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त क्रांति का प्रारंभ हुआ। इसमें करो या मरो, डू एंड डाई का नारा गांधी जी ने दिया। लॉर्ड बेबल की बात करें तो लॉर्ड बेबल 1944 से 47 के बीच में रहे। शिक्षा सुधार हेतु सार्जेंट योजना 1944 में घोषणा करी गई। बेबल योजना 1945 में इसकी घोषणा करी गई। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेंट एटली ने घोषणा करी कि भारत को जून 1948 में सत्ता हम हस्तांतरित कर देंगे। क्लियर? यानी लॉर्ड क्लीमेंट एटली। कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि जब भारत को आज़ादी मिली तो उस समय कौन था? ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेंट एटली थे, ठीक है। चलो अब बात करते हैं लॉर्ड माउंटबेटन की। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 48 के बीच में थे। माउंटबेटन ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं वायसराय थे तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषणा करी गई और इसी ने भारत विभाजन की रूपरेखा रखी थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन नियुक्त हुए। फिर इसके बाद में सी राजगोपालाचारी भी बनाए गए। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भारतीय गवर्नर जनरल ये बने थे।
चलो अब कुछ व्यवस्था के बारे में हम लोग देख लेते हैं, ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त 1793 में शुरू करी गई। लॉर्ड कॉर्नवालिस शुरू करने वाले हैं। कहाँ कहाँ पर? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस खंड, उत्तरी कर्नाटक। ठीक है, यहाँ ये जो है शुरू करी गई। ब्रिटिश भारत का 19% भूभाग पे इसको शुरू किया गया। भूमि अधिकृत जमींदार को, ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसको दी गई? जमींदार को दी गई। ठीक है, अब रैयतवाड़ी जो है टॉमस रो के टाइम पीरियड में शुरू हुई, टॉमस मुनरो। बम्बई, मद्रास और असम में ब्रिटिश भारत का 51% भूभाग पे ये शुरू करी गई थी रैयतवाड़ी। भूमि का मालिक जो है अब किसान होगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम आपके रैयत हैं। इसमें जमींदार था, ठीक है, और इसमें रैयतवाड़ी में कौन था? रैयत, जिनको किसान को ही रैयत कहा जाता है। भूमि का मालिक अब कौन होगा? किसान होगा। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसानों की होगी। अब यहाँ पर महालवाड़ी व्यवस्था कब शुरू करी? 1822 में लॉर्ड हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। कहाँ कहाँ पर? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब। ठीक है, ब्रिटिश भारत का 30% भूभाग इसकी चपेट में था। भूमि पर गांव का अधिकार होगा, भूमि पर गांव का अधिकार होगा। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी गांव के एक मुखिया को होगी या सरपंच को होगी। ठीक है, तो ये आपकी भू राजस्व व्यवस्था थी। अब हम बात करेंगे ब्रिटिश टाइम पीरियड में कुछ समितियां जो बनी थी, उसका अध्यक्ष कौन था, वायसराय उस समय कौन था और इसका उद्देश्य क्या था। तो सबसे पहले इनाम आयोग जो है घोषित किया, अध्यक्ष इसके इनाम थे, और लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में एक शुरू किया गया वायसराय। उद्देश्य क्या था? भूस्वामियों की संपत्ति और उपाधियों की जांच के लिए जो है इसको बनाया गया था। दूसरा था चार्ल्स वुड डिस्पैच। सर चार्ल्स वुड थे, लॉर्ड डलहौजी वायसराय थे, और भारत की भावी शिक्षा की रूपरेखा इंपॉर्टेंट है, यानी शिक्षा को लेके चार्ल्स वुड डिस्पैच बनाया गया। फिर उसके बाद स्टैची आयोग कब बनाया गया? 1878 में। रिचर्ड स्टैची, लॉर्ड लिटन थे इस समय वायसराय, और अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए बनाया गया स्टैची आयोग। फिर आपका आता है हंटर आयोग, 1882 ईस्वी में बनाया गया। विलियम हंटर इसके वायसराय थे, विलियम हंटर इसके अध्यक्ष थे, लॉर्ड रिपन वायसराय थे। शिक्षा की प्रगति के हेतु पुनरावलोकन के लिए इसको बनाया गया। फिर हर्शेल समिति, ये हर्शेल थे इसके अध्यक्ष। फिर उसके बाद लॉर्ड लैंसडाउन वायसराय थे, लॉर्ड लैंसडाउन। टकसाल संबंधी, यानी टकसाल जहां पर जो सिक्के वगैरह ढाले जाते हैं उसके लिए। ठीक है, फिर मैकडोनाल्ड आयोग बनाया गया 1900 में। सर एंटोनी मैकडोनाल्ड, लॉर्ड कर्जन इसके जो है वायसराय थे उस समय। दुर्भिक्ष और स्टैची आयोग की रिपोर्ट पर अपना जांच। दुर्भिक्ष मतलब एक बहुत बड़ा अकाल पड़ गया था, दुर्भिक्ष पड़ गया था मतलब एक तरह से भुखमरी। मानक्रीक आयोग है ना 1901 में। सर बोल्बिन स्कॉट मानक्रीक थे इसके अध्यक्ष, लॉर्ड कर्जन वायसराय थे। इसको बनाया गया था सिंचाई आयोग योजना है, तो इसको बनाया गया था सर मानक्रीक आयोग। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट समितियां हैं। अब इसके बाद में आपका बना था फ्रेजर आयोग। फ्रेजर आयोग जो था आपका वो सर डब्ल्यू फ्रेजर, लॉर्ड कर्जन इसके वायसराय थे। पुलिस प्रशासन की कार्य पद्धति की जांच करना। सैडलर आयोग बनाया गया था माइकल सैडलर की जो है अध्यक्षता में। लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय थे, कलकत्ता विश्वविद्यालय की कार्य प्रणाली पर अपना वो देने के लिए और उसके दोषों की जांच के लिए गठित किया गया था। फिर इंपॉर्टेंट समिति बटलर समिति, हरकोर्ट बटलर की अध्यक्षता में लॉर्ड इरविन वायसराय थे। ब्रिटिश परम सत्ता और देसी राज्यों को अच्छे संबंध स्थापित करने से संबंधित थे। तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कराए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप इसको रिवाइज कर लीजिए और इसको साथ साथ में शेयर करिए। अभी हमारे पास में काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो मैं नेक्स्ट जो है अपने जो है वीडियो में कवर करूँगा, और ये प्लेलिस्ट आपकी पड़ी रहेगी। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाइए और पूरी प्लेलिस्ट आप इसको देखिए। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।